हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से लौट आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये लेक्चर 3 है। तो दोस्तों इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो पढ़े थे। उसके पहले हमने कौन से एक्ट्स जो थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो पहले 2 लेक्चर्स आप जाकर देख लें। ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें कौन कौन सी टर्म्स जो हैं नई ऐड की गई थी या पुरानी जो टर्म्स थी इंपॉर्टेंट टर्म्स प्रियम्बल की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रियम्बल आज हम कंप्लीट करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल की क्या महत्वता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले ये जो है प्रियम्बल इंडिया का वो लिया गया था। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था। प्रियम्बल को माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस। प्रीफेस मतलब शॉर्टकट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो प्रियम्बल में आपको शॉर्टकट में आपको मिल जाएगा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अब जो प्रियम्बल है इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था किसने? एन ए पालकीवाला ने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को किसने लाया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। और देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है इसकी अमेंडमेंट तो हो नहीं सकती, उतनी ज़्यादा अमेंडमेंट लगातार नहीं हो सकती है इसकी। पर जो एक ही बार इसको अमेंड किया गया है वो किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में। उसमें इसको अमेंड किया गया था, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई थी। इसमें 3 नए वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। अब क्या करेंगे हम आगे की जो लेक्चर है ये इसमें हम एक एक करके पहले हम प्रियम्बल का देखेंगे कि प्रियम्बल में क्या टेक्स्ट है। उसके बाद हम एक एक करके इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं प्रियम्बल की उसके बारे में हर एक का मीनिंग हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रियम्बल हमारा क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. तो दोस्तों ये है हमारा प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत ही अच्छे से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसमें हर एक टर्म, हर एक चीज़ जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चलकर आती है उसको मेंशन किया गया है प्रियम्बल में। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो की वर्ड्स हैं इस प्रियम्बल में उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो वर्ड है वो है सोवेरन। तो सोवेरन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सोवेरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। यहाँ पर इंडिया जो है नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। तो इंडिया क्या है, किसी पे ना डिपेंडेंट है ना ही किसी देश का डोमिनियन है, यानी कि इनडायरेक्ट रूल जो है वो किसी देश का यहाँ पर नहीं चलता। इंडिया में इंडिपेंडेंट एक ये स्टेट है, यानी कि इसको हम सोवेर्निटी कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सोवेर्न कंट्री। ओके, सोवेर्निटी आपको समझ आ गई। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है हमारे प्रियम्बल में वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट मतलब, तो दोस्तों सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, चाहे वो गुड्स हों, जो चाहे वो कोई भी सर्विसेज हों, कोई भी फॉर्म्स हों, तो हर एक जो लोग हैं वो इसको ऑन करते हैं।
सबको इक्वली अधिकार है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन के ऊपर। तो सोशलिज्म का यही मतलब होता है। और सोशलिस्ट जो ये वर्ड है, इवन बिफोर 42nd अमेंडमेंट आने से पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोशलिस्टिक जो कंटेंट है, सोशलिस्ट वर्ड जो था, इसका इसका जो है इस्तेमाल होता था। इससे पहले भी इसी हिसाब से ये चलता था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने 1955 में ही ये सोशलिस्टिक पैटर्न को अडॉप्ट कर लिया था आबादी सेशन में। उसके बाद जो है हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल जो था, प्रियम्बल में ये नहीं था, इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ही इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पर इससे पहले भी जो है इसी अप्रोच पे, ये सोशलिस्टिक अप्रोच पे ही सोसाइटी जो है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसी पे चलता था। तो यहाँ पर जो इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट कम्युनिस्टिक। तो इंडियन जो ब्रांड है सोशलिज्म का मतलब, जो इंडियन सोशलिज्म का मतलब है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में फेथ होता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर ये चलता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कि यानी कि प्राइवेट भी चलेगा और पब्लिक सेक्टर भी साथ साथ चलेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर इसका फेथ होता है। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहाँ पर इसको एम किया गया था कि जो ये सोशलिज्म लाने का, सोशलिस्टिक अप्रोच से चलने का फ़ायदा ये था कि इससे जो जो भी पॉवर्टी थी, इग्नोरेंस या भी कोई कोई भी डिजीज़, इनइक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी की, वो सब कुछ इसका एम था कि ये ख़त्म करे। तो ये इसका सोशलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है। अब आगे जो हमारे प्रियम्बल में अगला वर्ड जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, वो था सेक्युलर। इंडिया जो कंट्री है वो हमेशा से सेकुलर ही रही है। पर यहाँ पर जो ये वर्ड है प्रियम्बल में, ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। तो ये आपको याद रखना है कि किस अमेंडमेंट में ये वर्ड्स जो है, तीन नए वर्ड्स सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटेग्रिटी, किस में ऐड किए गए थे? वो थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये ऐड किए गए थे। अब सेकुलर जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि सारे रिलीजन जो हैं हमारे कंट्री में, इनका सेम स्टेटस है और सेम इनको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो होगी। अब सेकुलर ये वर्ड हो गया। इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला वर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, कि लोग ही सब कुछ हैं, लोगों के द्वारा ही सब कुछ होगा। डेमोक्रेटिक तो सुप्रीम पावर्स होंगी लोगों के पास। तो डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, और इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास ही सुप्रीम पावर डायरेक्टली होती है। इन्हीं के पास सब कुछ, पूरी पावर इनके पास है कि क्या डिसाइड करना है कंट्री में, कौन से लॉज लाने हैं, कौन से लॉज नहीं लाने हैं। सब पावर लोगों के पास ही होती है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो इसके चार डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। एक होता है, चार तरीक़ों पे ये चलती है। एक होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, थर्ड होता है रिकॉल और फोर्थ होता है प्लेबिसाइट। तो ये चारों किस पे चलते हैं? ये लोग जो है वोट करते हैं। तो वोटिंग करके जो है किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो जैसे कि रेफरेंडम है, रेफरेंडम में कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और वोटिंग करने को कहा जाता है लोगों को। तो कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लोगों को, और लोगों को बताया जाए कि आप वोट कीजिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो रेफरेंडम में ये होता है। फिर इनिशिएटिव में भी इसी प्रकार का होता है कि इनिशिएटिव में कोई भी लॉ को चेंज करने के लिए या किसी लॉ को लाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए लोगों से वोटिंग करवाई जाती है। रिकॉल में कोई कोई भी जो इसमें सिटीजन्स को यानी कि लोगों को ही ये
अधिकार दिया जाता है कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी पोस्ट पे अगर कोई भी अधिकारी है तो उसको निकालने का इनके पास अधिकार होता है। तो वो भी वोटिंग के ज़रिए होता है रिकॉल में। उसके बाद आता है फोर्थ जो ये डिवाइस है, वो है प्लीबिससाइट। प्लीबिससाइट में भी लोगों को वोटिंग पावर दी जाती है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट को ही चेंज कर सकें। तो ये चार इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो ये स्विट्ज़रलैंड में है, उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे चले जाते हैं जो कि इंडिया है। इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के पास ये पावर नहीं है। रेफरेंडम या फिर इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लीबिससाइट, ये जो चारों मैंने टर्म्स आपको बताया, इसका मतलब मैंने आपको समझाया। ये पावर इंडिया के लोगों के पास नहीं है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इलेक्ट होता है लोगों द्वारा, उसके पास सुप्रीम पावर होती है ताकि वो गवर्नमेंट को कैरी कर सके, और लॉज वो बनाता है। जो भी लोगों द्वारा चुना हुआ अ, व्यक्ति होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, तो वो ही जो है लॉज बनाता है और गवर्नमेंट को कैरी आउट करता है। अब रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, जो रिप्रेजेंटेशन से होती है, ये दो तरीके की होती है, आपको पता है। एक पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल होती है। तो पार्लियामेंट्री आपको पता है कि इंडिया में होती है, और प्रेसिडेंशियल आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है यूएसए में बनते हैं। तो प्रेसिडेंशियल जो है यूएसए में है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, अंडर विच, जिसके अंडर एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए और इसकी सारी पॉलिसीज़ और एक्शंस के लिए। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो इलेक्ट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तौर पे। अब जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, इसमें क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है लेजिस्लेचर। जो भी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है वो क्या करता है, डे टू डे अफेयर्स जो हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, वो देखता है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपस में वर्क करते हैं और डे टू डे फंक्शंस जो हैं वो चलाते हैं। फंक्शनरी पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। अब जो ये दूसरा पार्ट होता है लेजिस्लेटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव पार्ट जो होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है, ये लॉज को बनाने के लिए, उनको पास करने के लिए ये जो पार्ट है ये एक्ट करता है। इसमें पार्लियामेंट वगैरह में जो राज्यसभा और लोकसभा में होता है, वो सब यहाँ इसमें ही आते हैं लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, उसमें ये जो मेंबर्स होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वोट करके वो किसी लॉ को पास करने के लिए या फिर एब्रोगेट करने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये दो दो पार्ट्स होते हैं किसी भी, यहाँ पर इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव। अब एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, ताकि वो सारे पॉलिसीज़ और एक्शंस कर सके। एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही जो है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव पार्ट को, सारी रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट, ताकि वो जो लेजिस्लेचर पार्ट है वो अपनी पॉलिसीज़ और एक्शंस कर सके। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझा पा रहा हूँगा आपको। तो ये हमारी डेमोक्रेसी जो है, हमारी इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की। अब डेमोक्रेसी के बाद अब हम बात करते हैं रिपब्लिक। जो ये वर्ड, अगला वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है वो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक जो है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटी अगर देखा जाए कि डेमोक्रेसी के बेसिस पे जो पॉलिटी है वो दो प्रकार की होती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी यानी कि ऐसी सरकार जो कि डेमोक्रेटिक है, वो दो प्रकार की हो सकती है। एक या फिर मोनार्की हो सकती है या फिर रिपब्लिक हो सकती है। मोनार्की का मतलब होता है कि इसका जो हेड होता है, यानी कि जो इसका ऊपर जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका हेड ऑफ स्टेट जो होता है ये हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी पोजीशन होती है इसको, कि ये जो वंशज जो हैं
वही राज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में होता है कि जो कि क्वीन सिस्टम जैसे चलता है वहाँ पे, तो मोनार्की सिस्टम वहाँ पर चलता है। तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है इसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। मोनार्की जो कि ब्रिटेन में चलता है, फिर दूसरा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए वर्क करेगा। तो जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, ये हेड ऑफ स्टेट है, और ये इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ये इलेक्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो जैसे कि यूएसए में इनडायरेक्टली ये प्रेसिडेंट को ये इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है डायरेक्टली ऐड किया जाता है, वोटिंग द्वारा इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों द्वारा। तो मोनार्की और रिपब्लिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी में जो रिपब्लिक है इसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा। अब जस्टिस जो है अगला वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में है। तो जस्टिस की तीन मेन फॉर्म्स हैं, एक है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, और थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, कि सारे जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इंडिया का ये प्रेम्बल की बात हो रही है कि यहाँ पर सोशल जस्टिस का मतलब है कि सारे जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया को, उनको एक ही तरीके का सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई भी यहाँ पर डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होगी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी लोगों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में जो जो भी सिटीजन्स होंगे उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, इंडिया के जो भी सिटीजन्स होंगे। तो ये है जस्टिस। जस्टिस की तीन फॉर्म्स आपने पढ़ ली कि जस्टिस जो प्रेम्बल में मेंशन किया गया है तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है अपनी। अब जो ये आइडिया लाया गया था जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, ये जो आइडिया इस प्रियम्बल में डालने का था, ये सब सब कुछ जो है बाहर से ही लिया गया था, हर एक आइडिया बाहर से ही लिया गया था। तो ये लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1917 में, वहाँ से जस्टिस का जो आइडिया था सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये लिया गया था। अब जस्टिस के बाद अगली टर्म जो आती है हमारे प्रियम्बल में, वो आती है लिबर्टी। अब लिबर्टी क्या है? लिबर्टी है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। तो लिबर्टी का मतलब है कि कोई भी रिस्ट्रेंट्स, कोई भी रुकावटें नहीं लगाना किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पर, और उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो डेवलप कर सके, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ जो है को डेवलप कर सके। तो लिबर्टी का मतलब ये है। पर लिबर्टी डजेंट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स एंड हैज़ टू एन्जॉय इट विद इन लिमिटेशंस। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि पूरा उसको लाइसेंस मिल गया कि वो कुछ भी कर सकता है, पर उसको कुछ लिमिटेशंस के अंडर जो है उसको लिबर्टी एंजॉय करनी है। लिबर्टी कंसीव्ड बाय प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट के हिसाब से, कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। लिबर्टी एब्सोल्यूट है, बट क्वालिफाइड इज़ नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, सॉरी। यहाँ पर बिल्कुल यह है कि पूरी तरीके से आपको ये आज़ादी नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये क्वालिफाइड है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कर सकते हो, पर कुछ मैटर्स जो हैं वो जो हैं आपकी मर्ज़ी से नहीं होंगे। तो ये है लिबर्टी। लिबर्टी के बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस किसी सेक्शंस को नहीं मिलेंगी सोसाइटी के, कि जो अलग अलग सेक्शंस हैं किसी को भी एक अलग से कोई भी एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। हर एक को एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हर एक को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि सही हों। सभी इंडिविजुअल्स को मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इक्वालिटी का ये आपको मतलब पता ही है। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी जो है अगला वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड है
तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को, यानी कि ब्रदरहुड को ये प्रमोट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बस सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि इन्होंने सिंगल सिटीजनशिप दी है, दो सिटीजनशिप्स नहीं दी हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो मतलब हम सब में एक साथ ब्रदरहुड है, एक ही चीज़ हमें इंडियन सिटीजनशिप हम सब में है कि हम इंडियन हैं। प्रियम्बल जो है डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी को, ताकि वो अश्योर कर सके दो चीज़ों को। प्रियम्बल फ्रेटर्निटी कैसे डिक्लेयर करता है, वो दो चीज़ें अश्योर करता है, एक डिग्निटी अश्योर करती है इंडिविजुअल की फ्रेटर्निटी, और दूसरा इंश्योर करती है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये है फ्रेटर्निटी का डिक्लेरेशन, जो कि दो चीज़ें ये अश्योर जो करती है ये फ्रेटर्निटी। उसके बाद फ्रेटर्निटी के बाद ये होगी हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल जो है हमारा उसमें है। अब हमारे प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है। प्रियम्बल एम्बॉडीज फंडामेंटल वैल्यूज़, मोरल पॉलिटिकल वैल्यूज़, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। तो प्रियम्बल जो होता है इसमें फंडामेंटल वैल्यूज़ दी गई हैं, पॉलिटिकली क्या वैल्यूज़ हमने रखनी है, मॉरल वैल्यूज़ भी इसमें दी गई हैं, और रिलीजियस तौर पे हमने आपस में ब्रदरहुड रखना है, वो भी इसमें मेंशन किया गया है फ्रेटर्निटी का। उसके बाद जो हमारा जिसमें ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने दी थी। जैसे कि एक मेंबर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनका नाम था KM मुंशी, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये हॉरोस्कोप है ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप है हमारे फ्यूचर का, ये देख सकते हैं कि सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हमारा ये हॉरोस्कोप है। उसके बाद पंडित ठाकुर दास भार्गवा, ये भी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें कही थी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने, तो प्रियम्बल की अपनी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब प्रियम्बल को अगर देखा जाए एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के तौर पे अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो केसेस मैंने मेंशन किए गए हैं, कुछ केसेस मैंने मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे इन केसेस के हिसाब से प्रियम्बल को क्या माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर लाए हैं कुछ केसेस। जैसे कि बैरूबारी यूनियन केस, ये जो था, हम केसेस के बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ हम मेंशन करेंगे कि कौन सा केस था। बैरूबारी यूनियन केस जो था 1960 में, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था इसने अब कहा था कि प्रियम्बल जो है जनरल पर्पस शो करता है बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भी प्रियम्बल है वो क्या करता है, वो कुछ प्रोविजंस को, ये कुछ प्रोविजंस को शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं, जनरल पर्पस शो करता है किन्हीं प्रोविजंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इसके बेसिस पे ये ओपिनियन दिया है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 1960 में इसने ये स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो प्रियम्बल है वो जनरल पर्पस शो करता है, कोई जनरल जो टर्म है जनरल पर्पस शो करता है किसी भी प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का उतना पार्ट नहीं माना जाएगा। पर जो अगला केस था केशवानंदा भारती केस जो था 1973 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला ओपिनियन था अ, उसको रिजेक्ट कर लिया था, और प्रियम्बल को मान लिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और LIC ऑफ इंडिया केस जो हुआ था उसके बाद यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये प्रियम्बल को माना था कि इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था कि एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कितना ज़रूरी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हम मानते हैं, पर बाद में जो है डिफरेंट केसेस जो आए उसके हिसाब से फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजंस भी चेंज हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने वाली हैं कि प्रियम्बल नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने वाली ये हैं कि प्रियम्बल ना कि एक पावर का सोर्स है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही एक प्रोहिबिशन का सोर्स है जो लेजिस्लेचर की पावर्स है, ना ही उनके ऊपर पावर, उन लेजिस्लेचर की पावर्स के ऊपर वो रिकावट लगाता है, ना ही उसको एक्स्ट्रा पावर देता है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो है नॉन जस्टिस
सिबल इट इज़ नॉन जस्टिसबल, इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो ये क्या है कि दूसरी जो चीज़ है कि ये नॉन जस्टिसबल है, इसमें कोई भी प्रोविजंस जो हैं कोर्ट्स कोर्ट्स ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है प्रियम्बल के। तो जो भी कोर्ट है, कोर्ट्स में जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा, ना कि प्रियम्बल का। प्रियम्बल में क्या कहा गया है वो नहीं माना जाएगा, बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पर केस चलेगा। अब प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी, प्रियम्बल अमेंड कब हुआ था, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाकी जो मैंने मेंशन किए थे दो केसेस की, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये मान लिया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। Stated opinion in Beruberi Union case that preamble can be amended on condition that no amendment is done on to basic features। तो यहाँ पर अब बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है उसको अमेंड किया जा सकता है प्रियम्बल को या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था बेरूबारी यूनियन केस जो था 1960 में, उसमें ये बताया था कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं सिर्फ इस कंडीशन पे कि इसका जो बेसिक फीचर है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो। तो बेसिक फीचर जो है इसमें अगर अमेंडमेंट नहीं होगा तो प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, कुछ टर्म्स में ऐड कर सकते हैं, पर बेसिक फीचर पूरी तरीके से इसको छेड़ नहीं सकते। अब प्रियम्बल अमेंडेड ओनली वंस, तो प्रियम्बल कब अमेंड हुआ था, सिर्फ एक बार अभी तक प्रियम्बल अमेंड हुआ है, वो हुआ है 1976 में, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, जिसमें 3 नए वर्ड्स जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी के वर्ड्स हैं वो ऐड किए गए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा और कुछ जो इम्पोर्टेंट उसकी टर्म्स थी, जो की वर्ड्स थे प्रियम्बल में, उसके बारे में हमने पढ़ा। प्रियम्बल हमने पूरा देखा कि प्रियम्बल में क्या क्या है। हमारे इंडियन प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। अब यहाँ पर फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी हमने बात की थी। अब इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो चलती है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव के ऊपर उसका होल्ड है, वही पूरा डिसाइड करता है कि लेजिस्लेचर कैसे वर्क करेगा। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है कि एक